time I'm here near Humayun's tomb, and now I'm entering the premises inside this Humayun tomb. Now I'll let you know about this place. Uh, so let's just see what's there inside of this Humayun's tomb. Actually, there are many monuments inside of this Humayun's tomb. This place is in 33 acres, so there are a lot of things to see. So let's just see, guys. नमस्कार, आइए समझते हैं तख्त से लेकर ताबूत तक हुमायूं की कहानी। सन 1530 में बाबर की मौत हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं ने दिल्ली का शासन संभाल लिया। उस वक्त उसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी। मुगल ताकतवर थे, लेकिन दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरे थे। पूर्व में बिहार और पश्चिम में गुजरात पर अफगानों का कब्जा था। मुगलों और अफगानों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते उसे दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। वहीं बिहार में शेर खान और गुजरात में बहादुर शाह से दोनों अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे। मुगल सेना एक तरफ जाती तो दूसरी तरफ से हमला झेलना पड़ता। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। वहां की रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई। हुमायूं मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। ये देखकर हुमायूं को गुस्सा आया और उसने बहादुर शाह को खदेड़ दिया। इस बीच पश्चिम में शेर खान ने बंगाल पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ा ली थी, ताकि वो हुमायूं का सामना कर सके। दोनों का सामना हुआ चौसा के मैदान पर। चौसा आज के बिहार में बक्सर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। मुगल और अफगान सेनाएं गंगा नदी के दक्षिण तट पर खड़ी थी। दोनों के बीच एक और नदी बह रही थी, जिसका नाम था कर्मनासा, जिसको आसानी से पार करना मुश्किल था। गंगा और कर्मनासा के पतले संगम के हिस्से पर अफगान सेना खड़ी थी और चौड़े हिस्से पर मुगल सेना। मुगलों की स्थिति अफगानों से बेहतर थी। मुगलों की स्थिति अफगानों से बेहतर थी क्योंकि अफगान ऊपरी भाग पर थे। दोनों ही सेनाएं 3 महीने तक अपने ही जगह पर खड़ी रही। वजह यह थी कि मुगल सैनिक पहले ही जौनपुर और चुनार में हार आए थे। खाने और चारे के कारण भी बहुत दिक्कत हो रही थी। साथ ही जंग की स्थिति में हुमायूं को जीत का पूरा भरोसा नहीं था। इसीलिए हुमायूं ने शेर खान के साथ संधि की कोशिश की। कहा जाता है हुमायूं ने शेर खान के पास शेख खलील नाम का एक दूत भेजा। शेख खलील प्रसिद्ध सूफी संत फरीद के वंश का था। वो अफगानों के खेमे में पहुंचा तो शेर खान जून की तपती गर्मी में एक खाई खोद रहा था। शेख खलील को देखकर उसने एक छाता मंगवाया और उसके नीचे बैठ गया। शेख खलील ने शेर खान से संधि को लेकर बात की। बातचीत के दौरान उसके मुंह से निकला, अगर तुम शांति नहीं चाहते हो तो युद्ध करो। शेर खान ने कहा, अब जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। संधि तय हो गई, जिसके अनुसार शेर खान हुमायूं की अधीनता स्वीकार करता और उसके बदले बंगाल और बिहार की रियासत उसे मिल जाती।
दोस्तों, हुमायूं जो कि दूसरा मुग़ल बादशाह, हुमायूं के हारने के जो बहुत ही मुख्य कारण थे, उन कारणों में से एक कारण था उसके भाइयों का वफादार न होना। उसके भाई जो कि अपने बड़े भाई द्वारा राजपाट पाने के बावजूद भी अपने बड़े भाई का साथ न देना और अहम वक्त पे जब साथ की ज़रूरत हो उसको धोखा दे देना, तो वो एक कारण था जिसकी वजह से हुमायूं हारा। हुमायूं के हारने की एक और वजह वो एक ही वॉज इनकैपेबल कमांडर एंड नॉट अ गुड लीडर। वो एक अच्छा कमांडर नहीं था। ही वॉज नॉट सो स्ट्रिंजेंट टूवर्ड हिज आर्मी मैन। लीडर ही नीड्स टू बी वेरी strict, you know. So Humayun, in that sense, he was not so strict and cruel. He was so lenient towards the people of his army. But Humayun was a brave emperor, because in the end he conquered all the territories which was earlier of his. तो अगर उसके भाइयों ने उसको धोखा नहीं दिया होता, उसका साथ दिया होता और मिल के अगर वो राजपाट को चलाते तो शायद हार का सामना उसे न करना पड़ता। लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा और उसके भाई भी उसको धोखा दिया करते थे, तो वो भी एक रीज़न रहा। हुमायूं तो ये था। और एग्ज़ाइल के दौरान ही जब हुमायूं अमरकोट में वीर साल के उसमें जब ठहरा हुआ था, उसी समय अकबर का जन्म होता है। अकबर पैदा होता है सन 1545 के करीब, मतलब 16वीं सेंचुरी में ही उसका जन्म होता है। और उस समय उसके पास कोई भी साधन संसाधन या फिर कोई भी राजपाट उपलब्ध नहीं था। सेना के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करता था अपने लोगों के साथ। तो ये था, वो एक एग्ज़ाइल में था। वो 15 साल लगभग एग्ज़ाइल में रहा। हुमायूं को एक बदनसीब एम्परर, सम्राट कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि उसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का सामना किया और वो एक बहुत ही कहा जाता है कि वो बहुत ही स्लो राजा था। वो he was slow, in taking golden opportunities. He was slow in fighting with his rivals. When there was chances of him getting victory over some empire, so he was slow over that thing or place. So that was the another thing. तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं स्तूप। हुमायूं का जन्म काबुल मार्च 1508 में हुआ, 1508 ईस्वी में। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और उसके 3 अन्य अदर भाई भी थे जो कि हाफ ब्रदर थे, मतलब उसके सगे भाई नहीं थे। तो ये मकबरा उसकी वाइफ हुमायूं के मरणोपरांत 10 साल बाद इसका निर्माण कराया जाता है। 1565 के करीब ये बनना शुरू होता है और
ये इंस्पायर्ड है पर्शियन आर्किटेक्चर से। मतलब जो भी इस पे आप कलाकारी और चित्रकारी देख रहे हैं, सब पित्रा दुरा वर्क जो भी अंदर टाइल्स पे बना हुआ है फ्लोर पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो सब इंस्पायर्ड है पर्शियन आर्किटेक्चर से। और इसको बनवाने के दौरान ही जो मिर्ज़ा जो भी आर्किटेक्चर था उसकी मृत्यु होती है। फिर उसका जो दूसरा बेटा होता है वो इसको आगे बढ़ाता है और ये लगभग 1972 में जाके पूरा होता है, बनता है। तो ये थी कुछ जानकारी इस मकबरे के बारे में। ये मकबरा पहला ऐसा मकबरा था जो मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कहा जाए, जो तुंब बनाया गया वो यही था, हुमायूं का मकबरा। और जो ताजमहल है और अन्य जो भी मकबरे या फिर जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए सब इसी से इंस्पायर्ड हैं। तो हुमायूं एक कहा जाए तो इन जितने भी बड़े बड़े मुग़ल साम्राज्य के स्मारक दिखाई देते हैं हमारे भारत में, तो कहीं ना कहीं इस स्मारक से प्रभावित है। ताजमहल और इसमें अंतर यही है कि इसमें मीनारें आपको नहीं दिखाएंगी। जो 4 मीनारें ताजमहल के साइड बाय बनी हुई हैं, इसमें मीनारें नहीं हैं। लेकिन जो ताजमहल है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। तो हुमायूं जो था, बाबर के मरणोपरांत महज 22 साल की उम्र में ही वो राजपाट संभालता है। उसने अपने पिता बाबर से वायदा किया था कि उनके मरणोपरांत वो अपने भाइयों के साथ, जो कि अस्कारी, हिंदाल और कामरान थे, इन तीनों भाइयों के साथ अपने राजपाट का बंटवारा करेगा और मिलजुल के रहेगा। तो हुमायूं बहुत ही लीनियंट राजा था। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का राजा रहा होगा, जिसके कारण उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 15 साल वो एग्जाइल में रहता है, उसको देश भगाया जाता है। उसके बावजूद वो मुग़ल एम्पायर को पुनः स्थापित करने के बाद ही इस धरती को छोड़ के जाता है। तो वो ब्रेव था। He took all the challenges that he got in his life. That was the interesting thing about Humayun, I see. He fought all the battles, he won many battles, and he lost many battles. But he as compared to his other brothers, he didn't sit idle. He was eager to fight. He was eager to spread his or conquer the other empires and to spread his dynasty, in a long area. So that was the interesting thing about Humayun, which I say. When he was in Agra for about 1.5 years, he decided to build a new city called Deen Panah here in New Delhi. Earlier, the name of this place was Indraprasth. So the Indraprasth was renamed by him as Deen Panah. So this is the thing, guys. मुगल सम्राट हुमायूं को अपने पूरे जीवन काल में अफगानों का सामना करना पड़ा। वो पूर्व की ओर बिहार में शेर शाह सूरी तथा पश्चिम की ओर गुजरात तथा मालवा में बहादुर शाह से घिरा हुआ था। बाबर के मरणोपरांत हुमायूं को महज 4 दिन के बाद ही इसकी राजपोशी की जाती है तथा उसे सम्राट बना दिया जाता है। सम्राट बनते ही उसने अपने भाइयों के बीच अपने जो भी किंगडम था उसका बंटवारा करता है। और बंटवारा करने के बाद कई लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं हुमायूं के जीवन में।
जो पश्चिम की ओर गुजरात का रूलर जो था बहादुर शाह, वो निर्णय लेता है वंडरफुल प्लेस व्हेनेवर यू कम हियर मस्ट have peace of mind and enjoy the greenery over here and the monument structure and everything. So be with me guys and just see what's up there for us. I'm going inside this tung and let's just see what's there for us to see. नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। वहां की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद की गुहार लगाई। हुमायूं मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक महारानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। इस बात पर हुमायूं को गुस्सा आया और बहादुर शाह को गुजरात से खदेड़ दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। 8 मार्च 1535 को रानी कर्णावती 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। 3,000 छोटे बच्चों को कुएं और खाई में फेंक दिया। कुल मिलाकर 32,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मेवाड़ साम्राज्य के महानायक और मुगल साम्राज्य के जनक बाबर की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब राणा सांगा ने इस विदेशी आक्रांता के खिलाफ राजपूत राजाओं को एकत्रित किया और बाबर पर धावा बोला। लेकिन 1527 में खानवा की लड़ाई में ये संयुक्त हिंदू शक्ति बाबर के तोपखाने से पराजित हो गई। बहादुरी से लड़ते हुए राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव आए और देश धर्म की बलि देवी पर उनका बलिदान हुआ। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने सत्ता की बागडोर संभाली। हुमायूं ने सांगा की पत्नी को अपनी बहन बनाकर पूरे भारत के इतिहास में एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे हिंदू मुस्लिम की मजहबी एकता के मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। राणा सांगा की धर्मपत्नी थी रानी कर्णावती, जो कि चित्तौड़गढ़ के 2 राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माता महान महाराणा प्रताप की दादी थी। 1527 से 1553 तक अपने अल्पवयस्क बड़े पुत्र विक्रमादित्य के संरक्षण के रूप में उन्होंने राजपाट संभाला था। इसी वक्त बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला किया गया था। राणा सांगा के मरणोपरांत अल्पवयस्क राणा के अधीन रहने को अन्य तैयार नहीं थे, किंतु महारानी कर्णावती ने सिसोदिया वंश के खातिर युद्ध करने हेतु मनाया। उन लोगों ने शर्त रख दी थी कि युद्ध के दौरान राणा सांगा के दोनों बेटे व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से बूंदी जाएंगे। इसी दौरान वो प्रसंग भी हुआ जिसने पन्ना थाई को इतिहास में अमर कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये सब कुछ ग्रेव्स हैं जो कि इन्हीं मुगल सल्तनत के फैमिली में जो भी लोग रहे होंगे, ये सब नहीं किया। तो ये सब ग्रेवयार्ड्स हैं, ग्रेव्स हैं। रानी कर्णावती अपने बेटे को बूंदी भेजने के लिए राजी हो गई तथा उन्होंने अपने भरोसेमंद दासी पन्ना थाई को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। सत्ता की हवस में बच्चों के चातपाओं ने बच्चों की जान लेने का प्रयत्न किया, लेकिन पन्ना थाई ने राजकुमार की जगह अपने जिगर के टुकड़े यानी अपने एक लौते बेटे को राजकुमार बताकर अपनी आंखों के सामने उसे तलवार से 2 टुकड़े होते देखा। इस घटना से आहत हुई रानी कर्णावती ने तत्कालीन मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई। हुमायूं मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। ये देखकर हुमायूं को गुस्सा आया और उसने बहादुर शाह को खदेड़ दिया। इतिहास में ऐसा वर्णन है
कि 32,000 लोग चित्तौड़ में मारे जाते हैं, अपनी जान खुद ही गंवा बैठते हैं ताकि अफगानों के हाथ न लगे। कि अफगान अगर पाते तो बहुत ही दुर्दशा करते, जैसा कि वो राणा सांगा के साथ किए थे। राणा सांगा को उनकी शरीर पे 80 घाव आप इमेजिन कर सकते हो कितनी दयनीय उनकी मृत्यु हुई होगी। तो मैं अभी मौजूद हूँ हुमायूं के मकबरे के नज़दीक, हुमायूं के नहीं नज़दीक, हुमायूं के मकबरे में। और ये अभी मैं ऊपर हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों मैं अभी आगे जा रहा हूँ। मकबरा बोला जाता है। अफसर वाला मकबरा और ईसा खान का मकबरा है ये। और आगे कहाँ चल रहे हैं सर? खान वाला नहीं है ये, हाँ हाँ, अफसर वाला का मकबरा। ये दोनों? हाँ ये एरिया है अफसर वाला मकबरा बोला। अफसर वाला, हाँ ईसा खान वाला, अगला वाला वो तो बंद मिल जाएगा। चलो तो दोस्तों अभी ये बंद हो चुका है और मैं प्रस्थान कर रहा हूँ।